अस्सलाम वालेकुम। आज हम टी.एस. इलियट के तसव्वुर रवायत पर बात करेंगे। टी.एस. इलियट का ये तसव्वुर रवायत उसके मारूफ मज़मून ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में पेश किया गया है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. इलियट का मारूफ मज़मून है जो 1919 में एक अदबी रिसाले ईगोइस्ट में शाया हुआ था। बादशाह जब उसने अपने मज़ामीन की किताब सेक्रेड वुड शाया की 1920 में, तो उसमें भी ये मज़मून शामिल था। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, रवायत और इनफरादी सलाहियत। इस मज़मून को समझने के लिए हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का पहला हिस्सा, जिसमें टी.एस. इलियट ने रवायत के तसव्वुर को उजागर करने की कोशिश की है। मज़मून के दूसरे हिस्से में टी.एस. इलियट ने शायरी के गैर शख्सी नज़रिए को वाज़े किया है और आखिरी हिस्सा मज़मून का कंक्लूजन या नतीजे पर मुश्तमिल है। आज हम मज़मून के पहले हिस्से रवायत के तसव्वुर को वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि टी.एस. इलियट रवायत के हवाले से क्या कहता है। मज़मून के आगाज़ में वो लफ्ज़ रवायत को इंग्लिस्तान में मुस्बत मानी में इस्तेमाल करने पर अफसोस का इजहार कर रहा है। टी.एस. इलियट का ख्याल है कि इंग्लिस्तान में लफ्ज़ रवायत मनफी मानों में ही अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी भी शय की तहक़ीर या उसको मनफी मानों में दूसरों के सामने पेश करना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त कहते हैं कि ये चीज़ हद दर्जा रवायती है। शाज़ ही और बहुत कम ही ये लफ्ज़ मुस्बत मानों में इस्तेमाल हो। लेकिन अगर आसारे क़दीमा के साथ आपने पसंदीदगी का इजहार करना हो, तो उस वक्त लफ्ज़ रवायती या ट्रेडिशनल का इस्तेमाल किया जाता है, और आसारे क़दीमा या बहुत पुरानी चीज़ों के साथ हम पसंदीदगी का इजहार इस लफ्ज़ के ज़रिए करते हैं। बहुत कम पेश रो शुअरा की तारीफ़ और तौज़ीह के हवाले से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलकर टी.एस. इलियट इसी मज़मून के अंदर कहता है कि हर कौम या नस्ल की अपनी तख्लीकी और तनक़ीदी सलाहियतें होती हैं। हर कौम अपनी तनक़ीदी सलाहियतों की से कम और अपनी तख्लीकी सलाहियतों से ज़्यादा वाकिफ़ हुआ करती हैं। इस चीज़ को वाज़े करने के लिए वो इंग्लिस्तान के अदब को फ़्रांसीसी अदब के साथ कंपेयर करता है, उसका मवाज़ना करता है, और इस नतीजे पर पहुंचता है कि फ़्रांसीसियों के यहाँ इंग्लिस्तानियों की निस्बत ज़्यादा तनक़ीदी शऊर मौजूद है, और उसके मुताले या इस चीज़ का एहसास करते हुए जो इंग्लिस्तानी हैं वो ये शेखी बिगाड़ते हैं कि हमारे यहाँ बरजस्तगी और ताज़गी का अंसर ज़्यादा है और फ़्रांसीसियों के यहाँ ये अंसर कम पाया जाता है। हालांकि तनक़ीद और तनक़ीदी अनासर किसी भी लिटरेचर के अंदर इतनी ही अहम है जितना कि ज़िंदगी के लिए सांस लेना अहम है। अगर कोई शायर या कोई अदीब या कारी या नक़ाद को किताब पढ़ते हुए अपने एहसासात और जज्बात का इजहार कर देता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह नाक़िदीन की तनक़ीदात पर तनक़ीद करना भी कोई बुरा अमल नहीं है। इस बात से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि किसी भी शायर को के हवाले से तनक़ीद करते हुए नाक़िद अमूमन ये चीज़ देखते हैं कि वो अपने पेश रो शुअरा से कितना मुख्तलिफ हैं, और अपने करीब तरीन पेश रोओं और अपने मुआसिर लिखने वालों में से उसके वो अनासर तलाश करके सामने लाए जाते हैं जहाँ वो दूसरों से मुख्तलिफ होता हो, और कहा जाता है कि ये शायर मुनफरिद शायर हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हैं और अलग तरीके से तख्लीक़ात लिख रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो उसकी शायरी के बेहतरीन हिस्से वो होंगे जो अपने से पहले मौजूद शुअरा की शायरी के साथ ममासलत रखते होंगे, या पेश रो शुअरा की शायरी उसकी तख्लीक में अपना अक्स दिखाती हुई नज़र आ रही होगी। वो वाला हिस्सा ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत, अरफा और आला होगा। इस तरह हम
तनकीद करते हुए अपने से पहले मौजूद शुअरा को छोड़ देते हैं या उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि गलत बात है। टी.एस. इलियट रवायत के तसव्वुर को वाज़ेह करते हुए ये कहता है कि आंखें बंद करके हमें अपने पेश रो या क्लासिकी शुअरा की हर बात को नहीं मानना चाहिए या अंधी तकलीद से वो बचाने की कोशिश करता है। इस तरह की रवायत या इस तरह की तकलीद को वो बुरा ख्याल करता है और कहता है कि जिद्दत रवायत से इन मानों में बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन रवायत से अपना ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि शायर को माज़ी का शऊर हो, और माज़ी के शऊर के हुसूल के लिए उसे हद दर्जा मेहनत करनी पड़ती है। रवायत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़ुद ब खुद मीरास में मिल जाए। इसके लिए मेहनत, लगन और रियाज की ज़रूरत होती है, और जितना आप बेहतर तारीख़ी शऊर पैदा करेंगे, इतनी बेहतर रवायत आपकी तख्लीक़ात में नमूदार होना शुरू हो जाएगी। तारीख़ी शऊर के लिए इदराक की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ इदराक की बल्कि माज़ी की माज़ियत की भी ज़रूरत है। इसलिए शायर को चाहिए कि वो अपना ताल्लुक़ जो है वो अपने पेश रो शुअरा के साथ जोड़े रखें और जो उसका माज़ी है उसके हाल का तयन करें। इसी तरह किसी शायर की कदर कीमत का तयन भी उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जब हम उसको अपने से पहले शुअरा के साथ उसका मवाजना करें और फिर उसकी कदर कीमत को मुतय्यन करने की कोशिश करें। अपने हम असर शुअरा के साथ उसका मवाजना करने से उसकी कदर कीमत बेहतर अंदाज से मुतय्यन नहीं की जा सकती। इसी तरह वो फ़न पारों के ऊपर गुफ्तगू करते हुए भी ये कहता है कि जब भी कोई नया फ़न पारा तश्कील पजीर होता है तो पहले से मौजूद फ़न पारों के निज़ाम में एक हलचल पैदा होती है। पहले से मौजूद जो फ़न पारे होते हैं वो अपना एक मिसाली निज़ाम कायम किए होते हैं जो हर लम्हा मुकम्मल होता है। नए फ़न पारे के तश्कील पजीर होने से उन फ़न पारों के निज़ाम की तरतीब में तब्दीली वाक़ई होती है और नया फ़न पारा उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इस तरह नए फ़न पारे की उस नए निज़ाम के अंदर क़द्र और तनासुब का तयन हो जाता है और नए लम्हे पर एक नया निज़ाम तरतीब पा जाता है। यही उस नए फ़न पारे का अपने पिछले फ़न पारों के साथ एक ताल्लुक़ है या रवायत के साथ उसका एक ताल्लुक़ पैदा होता है। फिर टी.एस. इलियट आगे चलकर शायर का अपने माज़ी के साथ रिश्ता मुतय्यन करने की भी कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि शायर को चाहिए कि वो माज़ी को एक गडमड या बेतरतीब अंबार की सूरत में कबूल ना करे। दूसरा वो ये कि अपनी ज़ाती पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बुनियाद पर किसी भी शायर या तख्लीक़कार के साथ मुताबिकत पैदा करके उसके साथ ख़ुद को हम आहंग करने की कोशिश ना करें। फिर इसी तरह किसी ख़ास दौर से मुतासिर होकर उसकी तख्लीक़ात को अपनी तख्लीक़ात से हम आहंग करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली सूरत जिसमें वो माज़ी को बेतरतीब अंबार की सूरत में कबूल करता है, ये नाकाबिल कबूल टी.एस. इलियट के नज़दीक है। दूसरी चीज़ कि आप अपनी ज़ाती पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बुनियाद पर किसी को बरतर और अफजल करार देकर अपनी तख्लीक़ात को उसके साथ हम आहंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टी.एस. इलियट के नज़दीक ये जवानी का एक खूबसूरत तजर्बा तो हो सकता है, लेकिन एक मैच्योर और पुख्ता कार शायर के यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज़ जो किसी ख़ास दौर से मुतासिर होकर उसके साथ आप ख़ुद को हम आहंग करने की कोशिश करते हैं, तो इसको टी.एस. इलियट एक हद दर्जा और ख़ूबसूरत ज़मीमा या तकमीला ख़याल करता है। उसका ख़याल है कि एक शायर को या एक तख्लीक़कार को माज़ी के मरकज़ी रुझानात से बाखबर होना चाहिए, और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं कि मारूफ़ शुअरा के यहाँ ही मौजूद हों, बल्कि पूरी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए उसके मरकज़ी रुझान तक रसाई हासिल करनी चाहिए।
और ये चीज़ भी जहन में रहे कि फ़न का काम इस्लाह करना नहीं है, बेहतरी लाना नहीं है। फ़न का मवाद बदलता रहता है, बल्कि फ़न के मवाद में इंसानी ज़हन तब्दीलियाँ लाता है, और इस तब्दीली को टी.एस. इलियट नमू, नशोनुमा या डेवलपमेंट या इर्तिक़ा के साथ मौसूम करता है, जो अपने सामने लाने वाली हर चीज़ को अपने अंदर समेटती चली जाती है। और इस बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि होमर चूँकि बहुत कदीम था इसलिए उसको हम फरसूदा समझ कर छोड़ दें, या शेक्सपियर की तख्लीक़ात को पामाल समझ कर उनको नज़रअंदाज कर दें, या मॉडलिनी नक्शा नवीसों के नक्शा नवीसी को नेगलेक्ट कर दें। ऐसा नहीं किया जा सकता। रवायत में हर चीज़ मौजूद है और उसको समझना और रवायत में रख कर उसको देखना माजी के शऊर के हुसूल के लिए ज़रूरी होता है। एक तख्लीक़कार को चाहिए कि वो इन चीज़ों से बाखबर रहे। आगे चलकर टी.एस. इलियट खुद ही ये एतराज़ उठाता है कि जब एक हद से ज़्यादा तबहर इल्मी बढ़ती है तो ये शायर की तख्लीकियत को कुंद भी कर देती है। शायर की तख्लीकियत कमज़ोर पड़ जाती है। ज़्यादा इल्म बाज़ शुअरा के तख्लीकी सलाहियतों को कमज़ोर कर देता है, लेकिन ये हर शायर के लिए दुरुस्त नहीं है। किसी भी शायर के यहाँ मालूमात को या इल्म को जज़्ब करने की अलग अलग सलाहियत होती है। वो शुअरा जो इल्म को ज़्यादा और अपने तारीख़ी शऊर को जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माजी का शऊर हासिल करना चाहिए, और उतना हासिल करना चाहिए जितना वो जज़्ब कर सकते हैं, ताकि उनकी तख्लीकी सलाहियतें कमज़ोर या कुंद ना पड़ें और वो सुस्त ना हो जाएं। मसलन वो शेक्सपियर की मिसाल देता है कि शेक्सपियर ने प्लूटार्क के मुताले से इतना इल्म हासिल कर लिया था कि कोई आम आदमी अगर ब्रिटिश म्यूज़ियम का मुताला करके तारीख़ी इल्म हासिल करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। बहरहाल टी.एस. इलियट इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि शायर को चाहिए कि वो मुसलसल माजी का शऊर हासिल करें, वो इल्म हासिल करें, उसे अपनी ज़ात का हिस्सा बनाता रहें, और मुसलसल अपनी ज़ात या शख्सियत को किसी ऐसी चीज़ के हवाले करता रहे जो उससे ज़्यादा कदर कीमत और अहमियत की हामिल है। यूँ उसकी शायरी की तरक्की या इर्तिक़ा या बेहतरी उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब वो मुसलसल अपनी ज़ात को मादूम करके एक बड़ी चीज़ या एक बड़ी शय के हवाले करता रहे अपनी ज़ात को, तो उसकी शायरी या उसकी तख्लीक़ात जो हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकती हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो जब वो अपनी ज़ात को किसी बरतर शय के हवाले करने की बात करता है तो यहाँ शायरी का डीपर्सनलाइजेशन या इम्पर्सनैलिटी का जो नज़रिया है वो उभर कर सामने आ जाता है। और यहाँ टी.एस. इलियट कैटलिस्ट की मिसाल देता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो हैसियत किसी अमल अंगेज़ की होती है वही शायर के जहन की होती है, और फिर आगे चलकर शायरी के गैर शख्सी नज़रिए को वो इस मज़मून में उजागर करने की कोशिश करता है। कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन को यहाँ तक हमने समझा है, और आगे बढ़ते हुए शायरी के गैर शख्सी नज़रिए पर हम किसी और वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि तवालत के खौफ से जो है वो बोरियत पैदा हो सकती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।